हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9th का मेरा वीडियो यदि देखा है एक्सीलरेशन का, तो उसमें एक्सीलरेशन से संबंधित जो बेसिक बातें हैं, एक जो शुरुआत में जिस तरीके से सीखी जाती है, वो मैंने सारी डिटेल में उसमें बताई है। 11th क्लास के हिसाब से मैं अभी आपको और आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मेरा आप लोगों से कहना है कि आप वो 9th वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब 11th का हम ये टॉपिक शुरू करें एक्सीलरेशन, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। आप उन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब आपके एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यदि आपको लगता है कि इसमें से सवाल नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हों और कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आप करने में अपने आप को इजी महसूस करें। कैन एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ हैव एक्सीलरेशन टुवर्ड्स साउथ? कैन ए ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इवन दो it has constant acceleration? Can an object reverse the direction of its acceleration even though it continues to move in the same direction? At an instant of time, direction of change in velocity and acceleration direction are different. Can a body have zero instantaneous velocity and yet be accelerating? Negative acceleration and yet speeding up? Can an object have non-zero acceleration without having varying velocity? Can an object have non-zero acceleration without having varying speed? For a particle going on a straight line have velocity 0 at any instant, then the acceleration is also 0 at that instant. For a particle going on a straight line have velocity and acceleration in opposite sign, the object is slowing down. बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चंस को वापस देखिए, पढ़िए, और आपसे यदि ये सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि किसी का आंसर ये है तो क्यों है। अब हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। बच्चों, एक्सीलरेशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट यदि फास्ट मूव कर रहा है, यदि हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या वो एक्सीलरेशन में है? फास्ट का, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का फास्ट होना ये एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन मींस ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या स्लोइंग डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसमें एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन मींस ऑब्जेक्ट का स्पीडिंग अप होना या ऑब्जेक्ट का स्लोइंग डाउन होना। यदि हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो 0 है। ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी 1D का मोशन है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब बात आती है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। एक्सीलरेशन के लिए तो वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। इसका मतलब ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। एक्सीलरेटेड मोशन किसे कहते हैं? जिस मोशन के अंदर एक्सीलरेशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन है। यानी यदि किसी मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि वो मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसमें टाइम की जो कैलकुलेशन होती है बच्चों, वो होती है जब तक वेलोसिटी में चेंज होता रहता है वो टाइम कैलकुलेट करना है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में मान लीजिए आपके ये इसकी वेलोसिटी v1 है टाइम t1 पर,
और थोड़ी देर बाद में जब टाइम t2 हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाती है v2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड चेंज इन टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम लगा t2 माइनस t1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बस एक यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, परंतु आपको हमेशा निकालना क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके अंदर हमें ये नहीं देखना है कि वेलोसिटी v1 से जो v2 चेंज हुई इसके बीच में कब घटी है, बढ़ी है, क्या हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है केवल इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी से। हमें किस तरीके से वो मोशन हुई है उसके बारे में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है कि किसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन, जैसे ये एवरेज एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये टाइम t जो है ये टाइम इंटरवल है बच्चों। यदि ये टाइम इंटरवल t टेंड्स टू 0 यानी बहुत छोटा हो जाए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ आके इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, ठीक है। ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। अब हमें कहा जाए कि नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे t1 पे ही कितनी इसकी एक्सीलरेशन था या इस पॉइंट पे जो है कितना एक्सीलरेशन है, तो किसी इंस्टेंट पे यदि निकालना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसके लिए हमें टाइम को बहुत ही छोटा, यानी हम कहेंगे टाइम टेंड्स टू 0। तो हम कैसे लिखेंगे? ए इंस्टेंटेनियस लिखो या सिंपली ए लिख दो। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहो या सिंपली एक्सीलरेशन भी कहीं लिखा हुआ है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ही होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो अब ये आपके इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो स्मॉल चेंज इन v और बहुत ही छोटा टाइम यानी किसी इंस्टेंट पे, तो आप इसको तो आप इसको dv बाई dt लिखते हो। ये है आपके इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब बच्चों हम डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। वो इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन से जोड़ देते हैं कि जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी साइड में एक्सीलरेशन होगा। नहीं, ये गलत है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालना अलग बात है। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों एक्सीलरेशन की डायरेक्शन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, और नंबर 2 ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है या स्पीडिंग डाउन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकलती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है और स्पीडिंग अप हो रहा है, तो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। और यदि ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन हो रहा है तो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। हम कंसीडर करते हैं कोई पॉइंट है ये ए, यहां स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हम अभी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। यदि ऑब्जेक्ट ए से बी तक आता है, ए पे स्पीड मान लीजिए है 2 मीटर पर सेकेंड, बी पे आते आते हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, और बी से ये बी पे ब्रेक लगता है और सी पे आते आते इसकी स्पीड हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये सारी वेलोसिटी यहां पर भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में है, और यहां से यहां भी वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इस साइड में ऑब्जेक्ट तो चल तो आगे ही रहा है, स्पीड धीमे हो जाए, धीरे धीरे करते करते वो आगे रुक जाएगा, पर अभी डायरेक्शन तो उसकी वेलोसिटी की यही है, v to c है, तो वेलोसिटी तो यहां पर भी पॉजिटिव है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? स्पीडिंग अप हो रहा है और यहां पर स्लोइंग डाउन हो रहा है।
तो जब स्पीडिंग अप है और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में थीटा कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। इस पे आ जाते हैं। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है b to c है, परंतु है पॉजिटिव, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, परंतु स्लोइंग डाउन है। तो स्लोइंग डाउन जब होता है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में थीटा जो है 180 डिग्री का होगा। ठीक इसी तरीके से आप यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस साइड में आ रहा था, ये मान लीजिए D है, ये पॉइंट E है, मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है 4 मीटर पर सेकंड में। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है। वेलोसिटी यहाँ वेलोसिटी हो रही है इसकी नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, अब ये स्पीडिंग अप हो रहा है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में तो बढ़ ही रही है। पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, अब ये 2 से 4 मीटर पर सेकंड हो गए। नेगेटिव तो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, बाकी मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है तो स्पीडिंग अप हो रहा है। स्पीडिंग जब अप हो रहा है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन होगी एक्सीलरेशन की भी। और एंगल इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का। अब D पे आके और ये ब्रेक लगाता है और ये यहाँ कम होते होते ये मान लीजिए यहाँ हो जाता है -2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, स्पीड अब कम हो गई, ठीक है। अब आप इसको ऐसे मत करना -4 कम होता है -2 ज्यादा होता है। मैं माइनस निशान केवल डायरेक्शन शो करने के लिए मैग्नीट्यूड के रूप में वेलोसिटी जो है डिक्रीज हुई है। तो अब क्या हुआ, वेलोसिटी तो अभी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी तो नेगेटिव है, परंतु स्लोइंग डाउन हो गया। स्लोइंग डाउन हो गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड में हो जाएगी। तो अब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। इस तरीके से बच्चों यदि कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है तो हम ये देख के कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी मोशन किस डायरेक्शन में है, और ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप है या स्लोइंग डाउन है, इसको देख के और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये तो बात हुई बच्चों जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में हो। अब यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी कर्व्ड मोशन में होता तो इस पॉइंट पे हमें कहा जाता ये कि भाई यहाँ पे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछ लिया जाता। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कैसे निकालोगे आप, आपको बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट खींच लीजिए, ये टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब ये जो कर्व है इसका जो कॉनकेव भाग है ये अंदर की ओर, ये कॉनकेव भाग अंदर की ओर है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी इस साइड में, यानी कॉनकेव पार्ट की ओर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी और इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा। ये एंगल कम से कम 0 डिग्री और अधिक से अधिक 180 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसा हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल होता था, तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल होता है, यानी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस एक्सीलरेशन इज नॉट चेंजिंग, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, सो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक चीज का बच्चों ध्यान रखना कि कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन दोनों में अंतर है, इसको आप लोग याद रखना। बच्चों एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है।
मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब स्पीड चेंज हो रही है, केवल डायरेक्शन ही चेंज हो और उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने में दोनों या दोनों में से कोई भी चेंज हो। और एक्सीलरेशन कब जो प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है, एक्सीलरेट उस समय होता है कोई ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी में चेंज हो, यानी आइदर वेरिंग स्पीड हो या कांस्टेंट स्पीड हो। स्पीड कुछ भी हो सकती है, क्यों कि डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहां एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब बात आती है वेरिएबल एक्सीलरेशन की। वेरिएबल एक्सीलरेशन मींस अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो हर बार टाइम इंटरवल, एक सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग हो रहा है, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। इट मींस एक्सीलरेशन चेंजेस ड्यूरिंग मोशन, यहां कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है। अब यदि कोई एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्स और टी शो किया जा सकता है। एक्सीलरेशन जो है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन या इन टर्म्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमने बच्चों पढ़ा था कि एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर होता था dv अपॉन dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dvt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब बच्चों इसके अंदर देखो कि ये एक्सीलरेशन जो है यदि आपको कहीं ऐसे इस तरह से दिया हुआ है, या तो दिया हुआ है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जैसे कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 4x, इस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी ये पोजीशन है, x पोजीशन है। या एक्सीलरेशन ऐसा दे दिया जाए कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, इस तरीके से, तो ये टाइम में चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन चेंज होने के लिए पोजीशन या टाइम, देखो यहाँ पे ये टाइम है। अब बात आई वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी चेंज क्या है, वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है उसको हम पोजीशन या टाइम इसके वेरिएबल के रूप में शो कर सकते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तब डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की और इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों हम। ये क्वेश्चन है पहला, A body travels with a uniform acceleration a1 for time t1 and with uniform acceleration a2 for time t2, then what is average acceleration? तो बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन का जो अपने फॉर्मूला पढ़ा है वो केवल एक फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बस आपको एक फॉर्मूला यही याद रखना है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से रवाना होता है, ठीक है, ये पॉइंट बी तक गया और फिर ये पॉइंट सी तक गया। ए से बी के बीच में इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 है और टाइम लगता है इसको t1। बी से सी के बीच में इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है a2 और टाइम लगता है इसको, ये टाइम इंटरवल है t2, ठीक है, ये टाइम इंटरवल था t1। अब इनिशियली बच्चों मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ है, इनिशियली जो है मान लीजिए u बराबर हम 0 मान लेते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। a से b तक जब ये आता है, एक्सीलरेट होता है, तो मान लीजिए कि इसकी जो है वेलोसिटी बन जाती है v1। और b से c और ये एक्सीलरेट हो रहा है या एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, जो भी है, पर एक्सीलरेशन इसमें है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ हो जाती है v2, ठीक है। अब आप देखिए a to b मोशन कंसीडर करो। a to b मोशन में क्या आ रहा है कि a1 किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t1, ठीक है, टाइम लगा है t1, तो ये क्या हो गया v1 अपॉन t1। तो v1 किसके बराबर हो गया, a1 t1। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब मोशन कंसीडर कर रहे हैं हम b to c, ठीक है। b to c में क्या हुआ बच्चों, देखो एक्सीलरेशन a2 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी,
यानी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम t2। अब यह t2 माइनस t1 मत करना, क्योंकि ये t2 टाइम इंटरवल इतना ही दिया हुआ है, ये अपने को टाइम इंटरवल से मतलब होता है। अब इसको करो सॉल्व, तो क्या आया, v2 माइनस v1 बराबर a2 t2। a1 का मान बच्चों आप ये रख दीजिए, तो v2 माइनस a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। तो v2 इज इक्वल टू हो गया a1 t1 प्लस a2 t2। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है किसका, कि ये दोनों मतलब ऑब्जेक्ट रवाना हुआ है यहाँ ए से और सी तक, ए टू सी हमें मोशन कंसीडर करनी है, ए टू सी। यदि हम पूरी मोशन ए टू सी कंसीडर करते हैं तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है, लास्ट में है v2 और इनिशियली थी 0, यानी v2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम है टाइम इंटरवल t1 प्लस t2। तो v2 किसके बराबर है, a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये किसके बराबर आ गया, ये एवरेज एक्सीलरेशन आ गया। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन। अब आता है एवरेज वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अभी हमने देखा कि वो मोशन जिसके अंदर एक्सीलरेशन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। यदि केवल देखो बच्चों इसमें आप क्लियर कर लेना, एक आता है टर्म यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी में चेंज आता है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी जो है पूरी कांस्टेंट रहती है, इसलिए एक्सीलरेशन इसका हमेशा 0 होता है। इन चीजों को ध्यान रखना, भूल मत जाना। अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, वो क्या था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना टाइम इंटरवल है, टोटल टाइम कितना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था जनरल एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यदि हो, यानी जिसके अंदर एक्सीलरेशन भी दिया हुआ हो, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे बच्चों कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है और थोड़ी देर बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 और एक्सीलरेशन इसमें जो उत्पन्न होता है वो होता है a बराबर क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जो भी इसमें टाइम लगा है t लगा है, ठीक है ना। अब यदि आप इस मोशन को कंसीडर करते हो और न्यूटन का बच्चों इसमें आपके न्यूटन का वो फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन जो है वो थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर माना कि तो आपको लोगों को पढ़ना बाकी है, पर आप लोगों को 9th में मैंने सारा बता दिया था, इसीलिए क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक फॉर्मूला ये होता है। ये थर्ड इक्वेशन है जो लॉ ऑफ इक्वेशन में, ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे बच्चों इस इक्वेशन को लगाओ कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला तो ये होता है जनरल फार्मूला। यदि बात आती है कि एक्सीलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, हमें तो केवल ये डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हुआ वो चाहिए और टाइम चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं, तो वो निकलेगा इस फार्मूले से। ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ले लीजिए आप u2 स्क्वायर इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी, ये मान लो v1 स्क्वायर प्लस 2a एक्सीलरेशन हमने दिया हुआ होगा, और s है डिस्टेंस, टोटल कितनी कवर हुई, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी s है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट s। तो s बराबर किसके हो गया, s बराबर हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, हो गया ये। अच्छा, इस फॉर्मूले से देखो बच्चों एक्सीलरेशन किसके बराबर है, एक्सीलरेशन बराबर है v2 माइनस v1 अपॉन t। तो आप इसमें जो है v एवरेज बराबर, ये तो हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन
2a, और ये टाइम जो है ये डेल्टा t। ठीक है, एक्सीलरेशन का मान आप इस फॉर्मूले से रख दीजिए। ये किसके बराबर आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस v1। नीचे तो ये है आपके 2, एक का रख दिया हमने 2 है इंटू डेल्टा टी, और न्यूमरेटर में चला गया आपके डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी तो कट गया, और ये है आपके v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये v2 प्लस v1 और v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 v2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का बच्चों ये है, v एवरेज बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये याद रखना, ये फॉर्मूला उस समय लगेगा जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगी तब, और सिंपल मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन की बात है, तो फिर आपको सीधा अपना ये फॉर्मूला लगा के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों ये देखो कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t बराबर 0। देन ये 4 कंडीशन है, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये बतानी है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का मेरा उद्देश्य है आपका। अब t बराबर 0 है, ये द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t बराबर 0, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है बच्चों, 0 दी हुई है, ये अपने को दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। द एक्सीलरेशन एट t मस्ट बी 0। देखो बच्चों लिखा है मस्ट। अब ये बताओ कहीं वेलोसिटी 0 है तो वहां एक्सीलरेशन 0 ही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा तो जरूरी है, नहीं बच्चों जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक्सीलरेशन इसके बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब इनिशियली वेलोसिटी 0 है t बराबर 0 पे, ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो ये मान लो v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t। इनिशियली वेलोसिटी ये v1, ये मान लीजिए आपके यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, परंतु v2 आगे कुछ हो सकती है। एक्सीलरेशन जो है वो यदि ऑब्जेक्ट t बराबर 0 पे ये है तो आगे t कुछ बढ़ेगा तो वेलोसिटी तो कुछ न कुछ इसकी आगे होनी है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि v जब टाइम t 0 पे वेलोसिटी 0 हो तो एक्सीलरेशन 0 ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मस्ट बी 0 जो है ये गलत है। द एक्सीलरेशन एट t बराबर 0 में बी 0, हाँ में भी 0 हो सकता है। क्यों कि जब वेलोसिटी मान लीजिए ये आपके 0 है और बाद में t बराबर 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी मान लीजिए 0 हो जाती है, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन जो है 0 हो गई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कुछ हो ही नहीं रही है। परंतु मस्ट भी नहीं है, में भी हो सकता है। यदि ऑब्जेक्ट चल रहा होता, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो जाती तो बात अलग थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इफ द एक्सीलरेशन इज 0 फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10। अब ये कह रहा है t बराबर 0 से यहाँ t बराबर 10 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 है, यहां से यहां तक जो है एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0। द स्पीड इज आल्सो 0 इन दिस इंटरवल। अब ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है। चेंज इन वेलोसिटी 0 यानी एक्सीलरेशन 0 होने का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी इनिशियली कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो t बराबर 10 तक भी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी 0 यहाँ पे है, इसका मतलब स्पीड इज आल्सो 0 इन दिस इंटरवल, ये भी सही है। इफ द स्पीड इज 0 फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड, द एक्सीलरेशन इज आल्सो 0 इन दिस इंटरवल। अब ये कह रहा है कि स्पीड जो है t बराबर 0 पे भी 0 है और t बराबर 10 सेकेंड पे भी 0 है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, ये भी सही है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन होगा। अब आते हैं हम जो हम लोगों ने पहले क्विज की थी
नहीं, क्विज से पहले बच्चों कुछ काम और करते हैं हम, कुछ प्रश्न और देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है कि इफ वेक्टर ए फॉर एक्सीलरेशन एंड बी फॉर वेलोसिटी आर गिवन एंड इट इज सेड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों यदि हमें एक्सीलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि बताइए ये मोशन कौन सी है, कौन सी है मतलब 1D है या 2D है या यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, हम ये या नॉन यूनिफॉर्म है, इस तरीके से कौन किस तरह की मोशन है ये बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दोनों मिल गए हमें, हम बता सकते हैं कैसे। देखो आप चेक करो कि जो एक्सीलरेशन वेक्टर और जो वेलोसिटी वेक्टर है ये आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। देखो यदि ये जैसे मान लो वेलोसिटी वेक्टर और ये मान लीजिए आपके एक्सीलरेशन वेक्टर, इस हिसाब से भी पैरेलल है, और यदि ये वेलोसिटी वेक्टर और ये एक्सीलरेशन वेक्टर होता तो ये आपके क्या हो जाता, एंटी, ये तो है पैरेलल और ये है एंटी पैरेलल। ये एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री का, इनमें एंगल कितना है 180 डिग्री का, ठीक है नहीं। आप ये चेक करो कि दोनों में एंगल कितना है। यदि एंगल 0 डिग्री का है या एंगल 180 डिग्री का है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट इस साइड में जब मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन इस साइड में है या एक्सीलरेशन इस साइड में है, परंतु ऑब्जेक्ट की जो है मोशन लीनियर मोशन है यानी 1D है। रेशियो ऑफ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन पैरेलल। रेशियो का मतलब यह है कि दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके अंदर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो हम कहते हैं एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इसको एक को पॉजिटिव मानेंगे दूसरे को नेगेटिव मानेंगे। तो रेशियो का मतलब यह है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो पॉजिटिव है, पैरेलल है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एंटी पैरेलल है। एंगल जो है 0 और 180 डिग्री का यदि है दोनों के बीच में तो मोशन 1D मोशन है। यदि एंगल 0 और 180 के अलावा है, जैसे ये आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये मान लीजिए आपके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल कोई थीटा है जो कि ना तो 0 है ना 180 डिग्री है, तो ये जो प्लेन में मोशन हो गई इसलिए 2D मोशन हो गई। ए इज नॉट रिलेटेड विद टाइम। यदि एक्सीलरेशन टाइम के साथ में टाइम से रिलेटेड ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड जो मोशन होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होती है उनमें एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती है। अब जैसे ये एक्सीलरेशन रिलेटेड विद टाइम देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और यदि एक्सीलरेशन 0 है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया होगा, उसको देख के हम करेंगे। इसके अंदर आपके वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर वाला चैप्टर भी आपको आना चाहिए और जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको और बताऊंगा। अब बच्चों क्विज को फटाफट हम पूरा कर देते हैं। कैन एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ हैव एक्सीलरेशन टुवर्ड्स साउथ? यस। क्यों? देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट इस साइड में जा रहा था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी इस साइड में थी, मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में है, परंतु यहां जाने के बाद में इसको रिटार्डेशन मान लीजिए। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट ईस्ट में था, स्पीडिंग अप है, जब तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी इस साइड में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। पर यदि यहाँ पे ये स्लोइंग डाउन है, यानी यहाँ पे इसको ब्रेक लगा दिया गया, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो स्लोइंग डाउन होता ही एक्सीलरेशन उल्टा हो जाएगा, यानी ईस्ट की जगह ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ और साउथ, इसका मतलब ये है कि यदि ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन में है तो दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो सकती है, किधर, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की। कैन ए ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट मोशन इवन दो इट हैज कांस्टेंट एक्सीलरेशन? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एक ऑब्जेक्ट को बच्चों हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है नहीं, ये अर्थ है हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर वेलोसिटी हम प्लस वाई डायरेक्शन है तो वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव। ऊपर ही वेलोसिटी जाते जाते थोड़ी देर के लिए अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है, परंतु ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है। स्लोइंग डाउन हो रहा है तो एक्सीलरेशन लगेगा
नीचे की ओर, ये माइनस जी जो है नीचे की ओर लगेगा। ऊपर जाके वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए इसकी ये वेलोसिटी तो मान लीजिए 0 हो गई, परंतु एक्सीलरेशन अभी भी इसका नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, और फिर ये ऑब्जेक्ट घूम के वापस नीचे की ओर आना शुरू हो रहा है। तो नीचे की ओर आ रहा है तो ये माइनस वाई डायरेक्शन हो गई, तो वेलोसिटी तो हो गई माइनस, परंतु एक्सीलरेशन अभी भी, क्योंकि अभी स्पीडिंग अप हो गया ये, तो एक्सीलरेशन अभी भी माइनस जी लगेगा। माइनस जी क्यों? स्पीडिंग अप है तो एक्सीलरेशन नीचे की ओर लगा, तो नीचे की ओर एक्सीलरेशन भी माइनस में आया। तो ये कह रहा है कैन ए ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन, यहां डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, फिर भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पहले भी माइनस जी था, अभी भी माइनस जी है। कैन एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सीलरेशन इवन दो इट कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन? बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों? कि यहां पे देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां तक चला, इस साइड में वेलोसिटी इसकी भी स्पीडिंग अप था, ये स्पीडिंग अप था यहां पे, ठीक है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी यही था। यहां आके इसने ब्रेक लगा लिया, तो ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया, ये स्लोइंग डाउन हो गया, परंतु वेलोसिटी अभी भी साइड में है, एक्सीलरेशन इस साइड में हो गया। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अभी भी सेम चल रही है, और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। कैन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? यस, इवन दो मूविंग इन सेम डायरेक्शन। स्लोइंग डाउन हो गया, ब्रेक लगा दिए गए। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायरेक्शंस आर डिफरेंट। देखो बच्चों, क्या कह रहा है, किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये अलग अलग हो सकते हैं क्या? वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो चेंज आएगा उसी साइड में एक्सीलरेशन होगा, इसलिए ये गलत है। कैन ए बॉडी हैव जीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड येट बी एक्सीलरेटिंग? बताओ कैसे होगा ये? कैन ए बॉडी हैव जीरो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन येट एक्सीलरेटिंग? बिल्कुल हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी बताया आपको, ऊपर की ओर गया, इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 हो गई थी, तो एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी तो इसकी 0 थी। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका गया, ऊपर जाके ये रुक गया, तो जिस जगह ये रुका, जिस समय रुका, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, परंतु एक्सीलरेटिंग था ये। जी इसका पहले भी लग रहा था नीचे की ओर, और यहां पे है जब भी जी लग रहा है इस पे। नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड येट स्पीडिंग अप, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? कि इस साइड में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये इस साइड में वेलोसिटी है इसकी नेगेटिव, परंतु स्पीडिंग अप है, ठीक है ना, इस साइड में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीडिंग अप है। स्पीडिंग अप है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? जिस साइड में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन भी इस साइड में ही होगा, परंतु साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस साइड का एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन येट स्पीडिंग अप, यस। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी? वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, फिर भी एक्सीलरेशन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नॉट है। कैन ए ऑब्जेक्ट हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड? ये हो सकता है, स्पीड चेंज ना हो, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड पूरे में सेम रहती है, परंतु डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज होता रहता है हर बार। वेलोसिटी तो डायरेक्शन के कारण भी चेंज हो जाएगी, और एक्सीलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज होगा। स्पीड कांस्टेंट भी रह सकती है, वेरिंग भी हो सकती है। और ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन हैव जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, देन द एक्सीलरेशन इज आल्सो जीरो एट दैट इंस्टेंट। ये क्वेश्चन तो सेम आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, ऊपर जो जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन मोशन है, कुछ समय के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, कुछ समय मींस इंस्टेंट के लिए, फिर भी एक्सीलरेशन 0 नहीं था। और ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन हैव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट साइन, द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। ये तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि यदि वह स्लोइंग डाउन है तो वेलोसिटी के अपोजिट में। इस तरीके से बच्चों ये एक्सीलरेशन का चैप्टर पूरा होता है। और भी बहुत क्वेश्चंस है करने के लिए, और करेंगे बाद में कभी। अभी इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।